दोस्तों बॉर्डर पे तो भारत चीन से लड़ ही रहा है। हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे पूरी तरह से तैनात हैं चाइना के सामने और वो उन्हें अंदर आने से रोके हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और लड़ाई चल रही है हमारी चाइना से, वो है इकोनॉमी पे लड़ाई, क्योंकि देश आर्थिक और बाहरी दोनों तरह से मजबूत होना चाहिए। लेकिन क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं? दोस्तों इस वीडियो से हम समझेंगे कि भारत और चीन एक दूसरे के सामने कहां स्टैंड करता है, क्योंकि अगर हमें किसी से आगे निकलना होता है तो हमें उसकी और अपनी सही पोजीशन का अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये वीडियो सभी भारतीयों के लिए है, क्योंकि इससे हमारा एक रोड मैप क्लियर होगा और आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब समझ में आएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ तक जाना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। भारत और चीन दोनों दुनिया के 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक हैं। जहां भारत की इकोनॉमी अभी $3.2 बिलियन पे है, वहीं चाइना की $14.14 बिलियन पे है। दोस्तों आज यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन 2030 तक भारत और चाइना दोनों इससे आगे निकल चुकी होंगी। तो आज हमें यहाँ समझना है कि हमें चीन से आगे रहना है या हमें पीछे रहना है। भारत और चीन दोनों ही पहले अपने ट्रेडिशनल मार्केट्स पे कंसंट्रेट करते थे, लेकिन 1978 में चीन ने अपना ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और उसने बाहर के बिजनेसेस को अपने अंदर आने दिया। और वहीं इंडिया ने ये पॉलिसी 1991 में अपनाई और बाहर से बिजनेसेस इंडिया में आने लगे। इन्फोसिस इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी में से एक है, जो कि 1981 में बनी, लेकिन उसे एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने में 1998 लग गए, मतलब टोटल 18 साल लग गए। तो यूनिकॉर्न कंपनी होता है कि जो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गई है। तो 1995 में इंटरनेट के आने के बाद चीज़ें बहुत इजी हो गई। कस्टमर्स इंटरनेट पे ज़्यादा आने लगे तो स्टार्टअप्स भी और तेज़ी से खुलने लगे। तो जहां इन्फोसिस को 18 साल लगे थे, वहीं इंटरनेट के आने के बाद 2016 जून को स्टार्ट हुई उड़ान को करीब 26 महीने ही लगे एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने में। तो इंटरनेट ने इस तरह से पेनिट्रेट कर दिया है पूरी तरह से मार्केट को। तो पहले आपको कोई अपना बड़ा एक बिजनेस शुरू करने के लिए किसी मेट्रो सिटी में जाना होता था, लेकिन इंटरनेट ने चीजें इतनी इजी कर दी कि लोग अपने घरों से बैठ के अभी बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना में 1999 में स्टार्ट हुई अलीबाबा, 2005 में यूनिकॉर्न कंपनी बनी। और वहीं 2010 में एक ई कॉमर्स कंपनी वैंकल, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी और बनी। वहीं 2010 से 2020 के बीच में चाइना ने बहुत से नए स्टार्टअप शुरू किए और इसने एक्सप्लोड कर दिया पूरा यूनिकॉर्न मार्केट पे। तो अगर हम बात करें कि टोटल 500 दुनिया में यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, आपको मैं फिर बता दूं, यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी हो। तो टोटल 500 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 206 यूनिकॉर्न कंपनीज चाइना में है। वहीं इंडिया में 31 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना के स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़े थोड़े एक जैसे ही हैं। तो चाइना में जो मेजर यूनिकॉर्न का जो पुश आया था वो 2015-16 में आया था, और 2017 में इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी और वीक रही थी, लेकिन 2018 में फिर इनके 58 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे। तो वहीं अगर हम बात करें इंडिया में 2018-19 में एक मेजर पुश आया था यूनिकॉर्न्स में, और 2020 का ईयर जो है ये थोड़ा स्लो डाउन है। वैसे भी ये टाइम कोरोना चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया के बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न होने वाले हैं अगले 2021-22 में। और मुझे ऐसा अनुमान है कि 2025 तक इंडिया के करीब करीब 60 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके होंगे। तो वहीं एक रिपोर्ट कहती है कि चाइना में हर रोज करीब 10,000 स्टार्टअप्स खुलते हैं, और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि चाइना में टोटल 3 करोड़ से ज्यादा स्टार्टअप्स खुल चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए की टोटल पॉपुलेशन है 33.1 करोड़, और अमेरिका में 3.1 करोड़ से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इट मीन्स अमेरिका में हर 10 में से एक आदमी एंटरप्रेन्योर है। और वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में हर 48वां व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर है। तो वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में टोटल 80,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें कि 31 यूनिकॉर्न्स हैं। और वहीं चाइना में अगर 3 करोड़ स्टार्टअप्स हैं, जिसमें कि 206 यूनिकॉर्न्स हैं, तो इंडिया की प्रोबेबिलिटी होती है 56 टाइम्स ज्यादा यूनिकॉर्न बनने की। तो वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में 375 टाइम्स ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया से हैं। तो इसका एक रीजन है कि इंक्यूबेटर्स, आपको बता दें, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं उनकी मेंटरिंग में, उनके इन्वेस्टमेंट्स में, और उनकी ट्रेनिंग में, और उनकी सीड फंडिंग में। तो अगर हम रफली बात करें तो चाइना में टोटल 11,800 इंक्यूबेटर्स हैं, और वहीं इंडिया में टोटल अभी 520 इंक्यूबेटर्स ही हैं।
इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स की ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनको सही समय पे मेंटरिंग मिल जाती है और सही समय पे उन्हें सीड फंडिंग मिल जाती है इन इंक्यूबेटर्स की हेल्प से। तो वही अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में इंक्यूबेटर्स कुछ फिक्स ही प्लेसेस पे हैं, जैसे कि शंघाई, हांगझो और शेंजन। और चौथी अगर हम बात करें तो बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल तो है ही, साथ में ये यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है क्योंकि 82 स्टार्टअप्स जो कि यूनिकॉर्न हो चुके हैं वो चाइना के बीजिंग में ही है। दुनिया के टोटल 500 स्टार्टअप्स में से 82 स्टार्टअप्स बीजिंग में ही पाए जाते हैं जो कि यूनिकॉर्न हो चुके हैं। तो इंक्यूबेटर्स इन कुछ फिक्स प्लेसेस पे ही चाइना में होते हैं। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो इंक्यूबेटर्स हैं वो मोस्टली जैसे कि दिल्ली एनसीआर हो गया या मुंबई हो गया, या फिर जो इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर, और बेंगलोर में इंक्यूबेटर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बेंगलोर में इंडिया के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, टोटल 31 में से 14 स्टार्टअप्स इंडिया के जो कि यूनिकॉर्न हो चुके हैं वो बेंगलोर में ही हैं। लेकिन अब ये इंक्यूबेटर्स बहुत इजीली स्प्रेड हो सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस आने के बाद लोग बहुत जल्दी ऑनलाइन चीज़ें ऑप्ट करने लगे, तो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ज़्यादा स्टार्टअप्स का। तो आई थिंक यहाँ पे भी एक इंडिया के लिए चांस है कि इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स इंक्रीज करें। तो जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि इंडिया के स्टार्टअप्स में 56% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है चाइना से यूनिकॉर्न बनने की। तो आइए हम स्टार्टअप्स देखते हैं चाइना के कैसे हैं। तो चाइना का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है बाइटडांस, जिसकी वैल्यू है $75 बिलियन से ज़्यादा। और आपको बता दें ये टिकटॉक बाइटडांस का ही है। और अगला इनका स्टार्टअप है डीडी चाओजिंग जो कि $56 बिलियन का है। और इनका तीसरा एक बड़ा स्टार्टअप है क्वाइजो जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म भी है। तो वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के यूनिकॉर्न्स में से पेटीएम जिसका वैल्यू है करीब $16 बिलियन, और इसमें चाइना की अलीबाबा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं अगर हम बात करें बाइजू की, बाइजू का $10.5 बिलियन वैल्यूएशन है और इसमें टेंसेंट ने इन्वेस्टमेंट की है। और जो लास्ट डेटा ओयो का मिला है वो है $10 बिलियन। तो वहीं अगर हम बात करें साल 2019 की, तो 2019 इंडिया के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था क्योंकि इसी टाइम इंडिया ने सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स में पैसे रेस किए थे। तो 2019 में इंडिया ने $14.5 बिलियन रेस किया था और वहीं चाइना ने करीब $35.6 बिलियन रेस किया था जो कि इंडिया से करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। तो वहीं अगर हम बात करें 2018 की, तो इंडिया ने उसमें $10.5 बिलियन रेस किया था और 2018 से 2019 के बीच में 40% इंक्रीमेंट हुआ इंडिया का स्टार्टअप फंडिंग रेज करने में और ये वैल्यू $14.5 बिलियन तक पहुंच गया। और वहीं चाइना के स्टार्टअप्स में जो फंडिंग रेज किया था उन्होंने, वो 2018 से 19 के बीच में करीब 60% तक वो गिर गया। तो इससे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स ने चाइना में अपना इंटरेस्ट थोड़ा कम किया है क्योंकि चाइना की मार्केट अब थोड़ी सैचुरेट होने लगी है। वही इंडिया एक बहुत बड़ा अभी प्रेफरेंस सबके लिए है क्योंकि इंडिया का मार्केट रेगुलरली चेंज हो रहा है और इंडिया की बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट इस समय है। तो इन्वेस्टर्स के लिए इस समय ये सबसे सूटेड प्लेस में से माना जा सकता है। और ये चीज़ चाइना को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि चाइना के भी बड़े स्टार्टअप्स ने इंडिया के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। वही हम बात करें कि पेटीएम में इन्वेस्ट किया है अलीबाबा ने और बाइजू में जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया है टेंसेंट ने, हमने पहले ही बताया। तो अगर हम बात करें कि 2019 में इंडिया ने जो $14.5 बिलियन रेस किया था उसमें से $4 बिलियन इंडिया ने चाइना से रेस किया था। तो भाई अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि कोई भी बिजनेस कितना इजीली अपने आप को ऑपरेट कर सकता है, तो इसमें चाइना की जो पोजीशन थी वो 90th थी 2015 में और इंडिया की वही पोजीशन थी 142 जो कि आज चेंज होके हो गई है चाइना की पोजीशन 31 और इंडिया की 63। तो इंडिया यहाँ पे भी बहुत तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं अगर हम ग्राउंड पे बिजनेस शुरू करने की बात करें तो चाइना में एक स्टार्टअप शुरू करने में 31 डेज लगते थे 2015 में और वहीं इंडिया को 29 डेज लगते थे, जो कि आज चेंज होकर चाइना को 9 डेज लगते हैं एक बिजनेस शुरू करने में और इंडिया में अब 18 डेज लगते हैं। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने ऐसा भी कहा है कि हम आने वाले टाइम में इसको 5 दिन तक लेके आएंगे, कि मतलब एक बिजनेस शुरू करने में सिर्फ 5 दिन तक लगेगा। तो अगर हम फंड रेजिंग की बात करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर किसी कंट्री में जाने से पहले 2 चीजें देखता है, एक कि उस कंट्री में पोटेंशियल है कि नहीं और दूसरा चीज वो सिक्योरिटी देखता है। वो ये देखता है कि शेयर होल्डर्स के लिए लॉ अच्छे हैं कि नहीं है, वो ये देखता है कि उस कंट्री में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है और वो ये भी देखता है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम 2015 की बात करें तो चाइना 132वें नंबर पे था अपने शेयर होल्डर्स का राइट प्रोटेक्ट करने में और वहीं इंडिया 7वें नंबर पे था। तो वहीं अगर हम आज की बात करें तो इंडिया 14वें नंबर पे है और चाइना अभी 28वें नंबर पे आ चुका है। सो यहाँ पे इंडिया का ग्राफ थोड़ा नीचे गया है चाइना से, लेकिन ये भी है कि हम अभी भी चाइना से आगे ही हैं।
तो देखते हैं दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को और बूस्टअप करने के लिए क्या किया है। तो 2015 में चाइना गवर्नमेंट ने अपना मास एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इसमें ये अपने स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और अपने स्टार्टअप्स के लिए ये लॉज वगैरह रिवाइज करते हैं, उन्हें टैक्स सपोर्ट देते हैं और उनके लिए टैक्सेस वगैरह ईजी करते हैं। तो उसी तरह इंडिया ने भी अपना 2016 में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया और इसमें अपने स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट ये भी देते हैं और साथ ही ये टैक्स एग्जेम्पशन भी देते हैं। लॉज भी इंडिया ने बहुत रिवाइज किए हैं अपने। तो वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने अपने स्टार्टअप्स को $1.3 बिलियन का सपोर्ट दिया, जो कि 2019 की टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% है। तो वहीं चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने स्टार्टअप्स को $35.6 बिलियन की मदद की। तो यहाँ पे चाइना का ग्राफ थोड़ा इंडिया से अच्छा है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने अपने स्टार्टअप्स को एक्स्ट्रा फंड दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा फंड उतना ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम बूस्ट हो सकता है। तो फंड की कमी की वजह से इंडियन स्टार्टअप बाहर जाते हैं अपने फंडिंग के लिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में अपना एक नया रिफॉर्म लाया, जिसमें कि चाइनीज स्टार्टअप्स के लिए बहुत अब प्रॉब्लमेटिक है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को एक ये इंश्योर करना होगा कि जो इंडिया की जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आती थी, तो ये इंडिया कहाँ से फुलफिल कर पाएगा। जैसे कि 2019 में इंडिया की टोटल स्टार्टअप फंडिंग में 10% से भी कम इंडिया से फंडिंग हुई थी और वहीं 62% यूएसए से आई थी और टोटल 27% चाइना से आई थी। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोई नया मीडियम सर्च आउट करना होगा, या तो गवर्नमेंट अपने साइड से पे करे या उसे कोई और नया इकोसिस्टम के लिए कोई नया मीडियम लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स को अगर ग्रो करना है तो उनको फंडिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर हम डेटा के हिसाब से माने तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2027 में चाइना से आगे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक और फायदा इंडिया को दिख रहा है कि अभी पूरी दुनिया में चाइना को कोरोना वायरस के बाद बाइकआउट किया जा रहा है। जैसे कि उनकी कंपनी हुआवे, जो कि पूरे दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जगह बाइकआउट भी हो रही है। और अगर टिकटॉक का बात करें तो इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ और बाकी कंट्रीज भी टिकटॉक को भी बैन कर रही है। तो एक चाइना के खिलाफ पूरा एनवायरनमेंट बन गया है कि मतलब बाकी कंट्रीज को चाइना पे ट्रस्ट थोड़ा कम हुआ है, और बिजनेस के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे अगर चाइना से मार्केट शिफ्ट होगा तो वो इंडिया की तरफ आएगा। तो यहाँ पे इंडिया को अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अच्छा बनाना होगा कि बाहर से हमें इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। और जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत का एक प्लान, तो क्या आत्मनिर्भर भारत के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा? इसके लिए हर इंडियन को आगे आना होगा। जैसे कि अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो अपना छोटा सा बिजनेस वो भी शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे इंडिया को अपना अप्रोच थोड़ा चेंज करना होगा। इंडिया में जैसे लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर पर्सन भी 5 लोग को जॉब देगा तो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम ये पूरा चेंज होने में 5 साल से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे इंडिया को अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज बनानी होगी कि 2020 से 25 तक हमें कहाँ तक जाना है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए हर पर्सन का सपोर्ट चाहिए। तो जैसे कि 1990 से 2020 तक चाइना की हर एक पब्लिक और पूरी गवर्नमेंट मिलकर एक साथ काम की थी, उसी तरह इंडिया को भी यहाँ पे अगले 5 साल या अगले 10 साल तक एक साथ मिलकर काम करना होगा। मतलब हर इंसान को देश के लिए ही सोचना होगा और इंडिया में एक स्टार्टअप कल्चर लाना होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अगर बिहार की, तो बिहार में लोग कहते हैं कि वहाँ पे स्टार्टअप्स नहीं शुरू हो सकते हैं, तो क्यों ना वहाँ पे हम टेक स्टार्टअप शुरू करें। इसी तरह हम यूपी में भी कुछ नए स्टार्टअप्स ला सकते हैं। और इसी तरह देश में अगर अलग अलग जगह पे छोटे छोटे अब अगर हब बना दे, जैसे कि चाइना ने किया, तो यहाँ पे इंडिया का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इंडिया चाइना के सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन के सामने आ जाएगा पूरे दुनिया की इकोनॉमीज के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि हम 2030 तक चाइना से भी आगे निकल सकते हैं। तो इसकी पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो कि हम चाइना से स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहतर बन सकें। तो मैं इस वीडियो के अंत में ये नहीं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर इंडियंस के पास तक जाए। क्योंकि जो जॉब ढूंढ रहे हैं अगर वो अपनी स्किल और बेहतर कर लेंगे तो वो 5-10 लोगों को जॉब दे सकते हैं। और इस तरह से इंडिया 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना चाहिए। सब्सक्राइब करना हो तो आप करिए, नहीं करना है तो आप मत करिएगा, बट इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि हमें ये पता चले कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें अब कहाँ तक जाना है।